3.6 मानुस्मृति एंड विमेन, मनुस्मृति और स्त्रियां। प्रत्येक समाज, चाहे वह भारतीय हो, पाश्चात्य हो, ग्रीक हो या अन्य कोई, उसमें कालखंड की आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक तथा सामाजिक नियम में बदलाव आते हैं तथा उनकी व्याख्या भी अलग हो जाती है। भारतीय समाज में भी यह परिवर्तन देखने को मिलते रहे हैं। वैदिक काल, रामायण, महाभारत के समय की व्यवस्था में आज के समय में दृष्टिगोचर नहीं होती है। 3.6.8 Manu's views related to women। मनु के स्त्री संबंधित विचार। वैदिक और मनुस्मृति के काल में भारतीय स्त्रियों को पर्याप्त गौरव प्राप्त था। मनुस्मृति में स्त्रियों पर दिए गए मनु के विचारों में कई जगह पर मतभेद देखे जाते हैं। फिर भी मनुस्मृति के अनेक श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल में स्त्रियों के प्रति समाज में पर्याप्त सम्मान और अधिकारों का प्रावधान था। महिलाएं परिवार में माँ, बहन, बेटी, पत्नी आदि के रूप में अपने विभिन्न कर्तव्यों का पालन करती हैं। मनुस्मृति में अनेक श्लोक हैं जो समाज और परिवार में महिलाओं का क्या स्थान है, इस बारे में विस्तार से बताते हैं। मनु ने श्लोक उद्धृत किया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। मनुस्मृति 3.56। यह श्लोक उस कालखंड में महिलाओं की दिशा दशा का बहुत अच्छा वर्णन करता है। यह श्लोक कहता है कि जिस समाज में स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां पर अनादर करने वाले के समस्त कार्य निष्फल हो जाते हैं। भले ही वह कितने भी अच्छे कर्म कर ले, उसे दुखों का ही सामना करना पड़ता है। महर्षि मनु स्त्री को सुखी अवस्था में देखना चाहते थे। यदि घर की स्त्री प्रसन्न होगी, उसके मन में सकारात्मक सोच का संचार होगा, जिससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इसके लिए उन्होंने मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 55 में पिता, भाई, पति या देवर द्वारा अपनी कन्या, बहन, पत्नी या भाभी को हमेशा यथा योग्य मधुर वाणी, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार का क्लेश या दुख नहीं पहुंचने देना चाहिए। महर्षि मनु स्त्रियों को दुख पहुंचने वाले कुल के पतन के विषय में कहते हैं कि शोचंती जामयो, यानी गेहानि शपंत्य प्रतिपूजिता, तानि कृत्याः तानीव विनश्यन्ति समन्ततः। मनुस्मृति 3.58। जहां बहू, बेटियां, कुल की स्त्रियां अपने पति के गलत आचरण, अत्याचार या व्यभिचार आदि दोषों से शोकाकुल रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जहां यह शोकाकुल नहीं रहती, मतलब प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सदा समृद्ध एवं फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आगे श्लोक 58 में वह कहते हैं कि जिन घरों में बहू, बेटियां, पारिवारिक स्त्रियां निरादर तिरस्कार के कारण दुखी रहकर श्राप देती हैं, अर्थात परिवार के नाश के भाव उनके मन में उपजते हैं, वे घर सहसा कृत्याओं, अदृश्य शक्तियों के द्वारा बर्बाद किया गया समान हो जाते हैं। श्लोक संख्या 3.62 1.26 1.16 4.170 आदि भी समाज व परिवार में स्त्री के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न नहीं रखता, उसका संपूर्ण परिवार अप्रसन्न और शोकग्रस्त रहता है। संतान को जन्म देकर घर का भाग्योदय करने वाली स्त्रियां सम्मान योग्य और घर को प्रकाशित करने वाली होती हैं। उस काल में स्त्रियों को महाभागा, पूजनीय, गृह लक्ष्मी तथा गृह शोभा माना जाता था एवं संतान के पालन पोषण तथा लोक व्यवहार के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व स्त्रियों द्वारा ही निर्वहन किया जाता था। मनुस्मृति में माता को पिता से अधिक सम्मान देने की बात कही गई है। स्त्री पुरुष को एक दूसरे के बिना अपूर्ण मानते हुए सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान दोनों द्वारा साथ मिलकर ही करने के नियम का वर्णन किया गया है। स्त्री एवं पुरुष को समान मान्यता दी गई है। मनु कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति को परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता, पुत्री और पत्नी के साथ बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में स्त्रियों से यह अपेक्षा की गई है कि पत्नी पति की सेवा के साथ साथ गृहस्थ कार्यों में अपनी भूमिका निभाए, जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। मनु यह भी कहते हैं कि पति को अपना सारा अर्जित किया हुआ धन पत्नी को सौंप देना चाहिए, जिससे उस धन का उपयोग गृहस्थी के कार्यों में समुचित रूप से करके परिवार के भरण पोषण की उचित व्यवस्था की जा सके। ये वह समय था जब स्त्री व पुरुष में घर के काम तथा जीविकोपार्जन के कार्य का बंटवारा था और महिलाएं केवल घर के सभी उत्तरदायित्व का निर्वहन करती थीं।
परंतु वर्तमान समय में स्त्रियां घर के बाहर भी विभिन्न क्षेत्रों में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। अतः उनकी भूमिका में बदलाव आया है और आज के समय में कामकाजी पति पत्नी मिलकर घर का प्रबंधन करते हैं। राइट्स रिलेटेड टू मैरिज, विवाह संबंधित अधिकार, काम मामरणात् तिष्ठेद गृहे कन्यार्तुमत्यपि न चैवैना प्रयच्छेद तु गुणहीनाय करहिचित्। मनुस्मृति 9:98। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथोऽसुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्राष्टमोद्धमः। मनुस्मृति 3:12। मनुस्मृति में स्त्री के विवाह के संबंध में भी नियमों का उल्लेख किया गया है तथा लड़कियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं कि चाहे कन्या आजीवन अपने पिता के घर बिना विवाह के बैठी रहे, परंतु गुणहीन, अयोग्य, दुष्ट पुरुष के साथ कभी विवाह न करें। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की बात की गई है: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच। इसमें प्रथम 4 प्रकार के विवाह को अच्छा माना गया है। ब्रह्म विवाह में सुयोग्य वर का चयन कर जलदान कर कन्या उसे समर्पित कर दी जाती है। कन्या के विवाह योग्य होने पर अपने सदृश्य पति चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतवर्ष में स्वयंवर की प्रथा प्राचीन समय से रही है, अतः यह मानना कि केवल माता पिता को ही वर का चयन करना चाहिए, मनु के विचार से मेल नहीं खाता। महर्षि मनु के अनुसार माता पिता को सुयोग्य वर का चयन करने में कन्या की सहायता करनी चाहिए, न कि अपना निर्णय थोपना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, दहेज का निषेध। स्त्री धनानि तु यह मोहादु जीवंती बंधन वा नारी यानानि वस्त्रम वा ते यान्त्यधोगतिम। मनुस्मृति 3:52। इस तरह मनुस्मृति विवाह में किसी भी प्रकार के लेन देन का पूर्णतः निषेध करती है, ताकि किसी में लालच की भावना न रहे और स्त्री के धन को कोई हड़पने का साहस न करे। यहाँ तक कि मनुस्मृति तो दहेज सहित विवाह को दानवी या आसुरी विवाह कहती है। यासा नाददत्ते शुल्कम झात्यो न सविक्रयः अर्हणम तत्कुमारिणा आनृशंस्यम न केवलम। मनुस्मृति 54। विमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा। मनुस्मृति में नारी शिक्षा पर प्रतिबंध का कोई वर्णन नहीं किया गया है, अतः वह किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। मनुस्मृति में विवाह पूर्व गुरु के पास शिक्षा ग्रहण का विधान मिलता है। वैवाहिको विधि स्त्रीणा संस्कारो वैदिकः स्मृतः पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया। मनुस्मृति 2:67। मनुस्मृति में कहा गया है कि धन को संभालने एवं उसके व्यय की जिम्मेदारी, घर और घर के पदार्थों की शुद्धि, धर्म और अध्यात्म के अनुष्ठान आदि में स्त्री को पूर्ण स्वायत्ता मिलनी चाहिए और यह सभी कार्य उसी के मार्गदर्शन में होना चाहिए। उन्हें अनुष्ठानों में अग्रणी रखा गया है। मनुस्मृति के श्लोक 930, 900, 131, 8.28 तथा 8.29 में स्त्रियों की संपत्ति से संबंधित अधिकारों के बारे में कहा गया है कि पुत्र के समान ही कन्या है, उस पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा उसकी संपत्ति के अधिकार को कैसे छीन सकता है। माता की निजी संपत्ति पर केवल उसकी कन्या का ही अधिकार है, किंतु पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्री दोनों का बराबर अधिकार प्राप्त है। महर्षि मनु कन्या के लिए इस विशेष अधिकार की व्यवस्था इसलिए करते हैं ताकि वह किसी की दया पर न रहे। वह स्त्री को स्वामिनी बनाना चाहते थे, याचक नहीं। स्त्रियों की सुरक्षा को और अधिक सुनिश्चित करते हुए मनु स्त्री की संपत्ति पर कब्जा करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करते हैं। यदि कोई स्त्री जिसकी कोई संतान न हो या उसके परिवार में कोई पुरुष न बचा हो या वह विधवा हो या जिसका पति विदेश में रहता हो या जो बीमार हो, ऐसी स्त्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को देता है तथा उसकी संपत्ति को चुराने वाले, चाहे वह कोई भी हो, उसे कठोर दंड देकर उस स्त्री को वापस उसकी संपत्ति वापस दिलाने की बात करता है। स्त्रियों को प्राथमिकता देने की बात भी मनुस्मृति में दृष्टिगोचर होती है। वह कहते हैं कि स्त्री रोगी, भारवाहक, अधिक आयु वाले विद्यार्थी, वर और राजा को पहले रास्ता देना चाहिए। नवविवाहिताओं, अल्पवयीन कन्याओं, रोगी और गर्भिणी स्त्रियों को घर आए हुए अतिथियों से भी पहले भोजन कराने का प्रावधान किया गया है। स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले, बलात्कारी या उनका अपहरण करने वालों को प्राण दंड देने का नियम बनाया गया है तथा स्त्रियों, बच्चों और सदाचारी विद्वानों की हत्या करने वाले को अत्यंत कठोर दंड देने की बात कही गई है। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए सामाजिक कानूनों के अनुसार
कई उन्मुक्त प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं, विशेषकर परिवार के दायरे में। स्त्रियों के लिए व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के अधिकार देने के बाद भी समय समय पर मनुस्मृति की आलोचना की जाती रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ जगहों पर स्त्रियों को घर के कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया है तथा परिवार के प्रति कर्तव्य तक ही सीमित कर दिया गया है। मनुस्मृति का श्लोक 5,51,000 महिलाओं को सदैव पुरुष के संरक्षण में रहने की बात करता है कि स्त्री को आयु की विभिन्न अवस्थाओं में पिता, पति तथा पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। परंतु बहुत हद तक ऐसा संभव है कि उस समय समाज में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया हो। साथ ही सामाजिक संरचना ऐसी थी कि जीविकोपार्जन का उत्तरदायित्व पुरुषों पर था। स्त्रियां शारीरिक रूप से पुरुषों से भिन्न हैं, इसलिए आयु के हर पड़ाव पर घर के पुरुषों द्वारा उनकी संपूर्ण रूप से सुरक्षा व उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की व्यवस्था की गई थी। स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में मनु कुछ नहीं कहते, बल्कि मनुस्मृति के श्लोक 2.70 में स्त्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि विवाह को ही महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार तथा पति के घर को ही गुरुकुल के समान माना गया है। परंतु फिर भी वैदिक काल में हमें लोपामुद्रा, गार्गी, अदिति आदि विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जो मनु के नियमों से मेल नहीं खाते। इसके अतिरिक्त भी मनुस्मृति में महिलाओं के चरित्र को विस्तार से व्याख्यायित करने के लिए और उसके सामाजिक व्यवहार तथा आचरण को निर्धारित करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। पुरुषों से जुड़ना अथवा उनका साथ देना महिलाओं का स्वभाव माना गया है। साथ ही पुरुषों को सलाह दी गई है कि उनको प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली महिलाओं से सतर्क रहे। यह उन महिलाओं के बारे में कई शारीरिक विशेषताओं के आधार भी उल्लेख किया गया है जिनका विवाह नहीं होता। ऐसा कहा गया है कि पुरुष ऐसी स्त्रियों से विवाह करने से बचते हैं जिनके बाल लाल हो गए हों, जिनकी आंखें लाल हों, जिनके शरीर का कोई भाग व्यर्थ हो गया हो, जिनके शरीर में अधिक बाल हों या जिनके बाल ही न हों। कुलीन घर के पुरुषों को दरिद्र महिला से विवाह करने पर गरीबी के सारे अवगुण अगली पीढ़ी के बच्चों में आ जाते हैं, जो कुल को पतन की ओर ले जाते हैं। पति में भले ही अवगुण हो, यौन विकृतियां हो अथवा कोई भी अच्छा गुण ना हो, फिर भी उन्हें पति का साथ देना चाहिए तथा उसका सहयोग करना चाहिए। यही गृहस्थ जीवन का नियम है और स्त्रियों के लिए आध्यात्मिक कर्तव्य। व्यर्थ में इधर उधर घूमना तथा समय गंवाना महिलाओं का प्राथमिक अवगुण माना गया है। संतान को जन्म देना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है तथा पत्नी के संतान उत्पन्न करने में असक्षम होने पर पति दूसरा विवाह कर सकता है। विधवा स्त्री को पूरा जीवन सात्विक भोजन के साथ जीना पड़ता था। यह स्पष्ट है कि कठोर संहिताएं भी महिलाओं के जीवन के हर पहलू को व्याख्यायित करता है, जैसा कि आधुनिक नारीवादियों ने तर्क दिया है। मनु के इस विचार पर भी चिंता व्यक्त की गई है कि महिलाएं परिवार पालन के सिवाय और क्या-क्या कर सकती हैं। मनु के विचार में परिवार एवं समाज में स्त्री पुरुष संभाव तथा आपसी सहयोग के लिए एक बेमिसाल समर्थन के साथ पदानुक्रम की स्पष्ट भावना को प्रस्तुत करती है।